नमस्कार, आप देख रहे हैं सुप्रभात बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। बिहार में 15 जून तक लॉकडाउन 5 का ऐलान कर दिया गया है। बिहार सरकार ने 15 जून तक लॉकडाउन 5 को बढ़ाने की घोषणा की। हालांकि इस दौरान राज्य में लॉकडाउन 4 वाली तमाम गाइडलाइंस जारी रहेंगी। लॉकडाउन 4 की तरह ही पाबंदियां होंगी। बिहार में केंद्र की ओर से मिली राहत लागू नहीं होगी, यानी कि बिहार में कंटेनमेंट जोन और रेड जोन से बाहर सभी प्रकार की उपभोक्ता वस्तुओं, कपड़ों की दुकानें, रेडीमेड वस्त्रों की दुकानें हैं, नियंत्रित ढंग से उन्हें खोला जाएगा। किराए के बसों का परिचालन जिले के अंदर और अंतर जिला प्रतिबंधित रहेगा। प्राइवेट संस्थानों को 33% कर्मियों के साथ ही खोलने की अनुमति होगी। तो लॉकडाउन 5 की गाइडलाइन सरकार ने जारी कर दी। कंटेनमेंट जोन के बाहर सरकार की ओर से चरणबद्ध तरीके से कई तरह की रियायतें दी गई हैं। जानिए लॉकडाउन 5 में क्या कुछ नया होगा। लॉकडाउन 5.0 पर गृह मंत्रालय की नई गाइडलाइंस। अनलॉक 1 होगा लॉकडाउन 5.0 का नाम। कंटेनमेंट जोन में चरणबद्ध तरीके से मिलेगी छूट। देश में 1 से 30 जून तक रहेगा लॉकडाउन 5.0। कंटेनमेंट जोन में जारी रहेगी सख्ती। जुलाई में खुल सकता है स्कूल। राज्य सरकारों से समीक्षा के बाद स्कूल खोलने पर फैसला। जुलाई के बाद खुल सकते हैं मॉल, सिनेमा हॉल और जिम। 8 जून से एहतियात के साथ खुलेंगे होटल और धार्मिक स्थल। देश भर में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा कर्फ्यू। दूसरे राज्यों में जाने के लिए अब पास की जरूरत नहीं। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें, मेट्रो, सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल, ऑडिटोरियम पर रोक जारी। और अब आपको बताते हैं कि अनलॉक 1 कैसा होगा और इसमें क्या क्या पाबंदियां जारी रहेंगी और क्या क्या रियायतें आप तक पहुंचेंगी। अनलॉक 1 3 फेज में लागू होगा, यह जानकारी हम आपको दे रहे हैं। और कंटेनमेंट जोन में पाबंदी जारी होगी। तो 3 फेज में होगा और कंटेनमेंट जोन में पाबंदी जारी रहेगी। अनलॉक 1 का पहला जो फेज है वो 8 जून से लागू होगा। 8 जून से धार्मिक स्थल खोल दिए जाएंगे। 8 जून की तारीख होगी जब होटल, रेस्टोरेंट खोलने का फैसला हो जाएगा। 8 जून से शॉपिंग मॉल्स खुलेंगे। फेज 2 में स्कूल, कॉलेज खोलने पर फैसला राज्य सरकार लेगी। स्कूल, कॉलेज खोलने के बाद नियमों का पालन करना जरूरी होगा। तो मतलब यह है कि 8 जून से जिंदगी पटरी पर आने लगेगी। सरकार ने अब रास्ते खोलने का फैसला ले लिया है, लेकिन अब भी आपको क्या करना है, क्या जरूरी है और कौन कौन सी सावधानियां बरतनी हैं वो भी जानिए। तो सार्वजनिक जगहों पर फेस मास्क लगाना बेहद जरूरी है। इसके अलावा यात्रा करते वक्त फेस मास्क लगाना होगा। 2 गज की दूरी अब भी जरूरी है। शादियों में अधिकतम 50 मेहमान ही आमंत्रित किए जा सकेंगे। अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोग शामिल होंगे। सार्वजनिक जगहों पर थूकना अपराध की श्रेणी में है। सार्वजनिक जगहों पर पान, गुटखा खाना बैन है। और करीब 9 हफ्ते तक लॉकडाउन के बाद अब सरकार की तरफ से कई तरह की ढील दी गई है। बावजूद इसके सरकार की तरफ से कई सलाह भी दी गई है। चलिए अब सरकार की तरफ से दी गई सलाहों पर देखते हैं क्या बातें बताई गई हैं। तो 65 साल से ज्यादा के जो लोग हैं उन्हें घर में रहना होगा। इसके अलावा गर्भवती महिलाओं को भी घर में ही रहना होगा। जो पहले से बीमार हैं उन व्यक्तियों को भी घर में रहना जरूरी है। 10 साल से छोटे बच्चों को घर से बाहर निकलने पर मनाही है। और समस्तीपुर से खबर आ रही है, जहां के मुफस्सिल थाने इलाके के बूढ़ी गंडक नदी के किनारे मोक्षधाम के पास ग्रामीणों ने पुलिस पर पथराव कर दिया। ग्रामीण कोरोना संक्रमित व्यक्ति के शव के दाह संस्कार का विरोध कर रहे थे। देखते ही देखते ग्रामीणों ने पुलिस के ऊपर पथराव शुरू कर दिया और इसके बाद पुलिस ने ग्रामीणों को मौके से खदेड़ा और कोरोना संक्रमित व्यक्ति के शव का दाह संस्कार किया गया।
अब जो खबर आपको दिखाने जा रहे हैं उसे देखकर आप न सिर्फ हैरान हो जाएंगे बल्कि सिस्टम का असली चेहरा भी आपके सामने आ खड़ा होगा। जहां मैट्रिक पास सैकड़ों लोग वर्षों से अधिकारी बनकर बैठे हैं, वहीं हजारों स्नातक तकनीकी डिग्री वाले अधीनस्थ कर्मचारी। न्यूज 18 का बड़ा खुलासा, कृषि विभाग में प्रमोशन घोटाला। मैट्रिक पास अधिकारी, स्नातक पास अधीनस्थ कर्मचारी, मैट्रिक पास कृषि निरीक्षक, ग्रेजुएट वाले कृषि समन्वयक। पिछले 30 साल गवाह हैं कृषि विभाग में प्रमोशन के उस खेल की जिसमें अधिकारियों की डिग्रियां मैट्रिक, फुकानिया और मध्यमा तक सीमित हैं। एक अधिकारी नहीं बल्कि 1315 अधिकारियों का प्रमोशन का आधार यही डिग्रियां हैं। बीएओ और कृषि निरीक्षक बने अधिकारियों की बहाली भी एलडब्ल्यूयू के पद पर हुई थी, जिसके बाद इन्हें बिना कृषि स्नातक प्रमोशन दे दिया गया। जो मैट्रिक मध्यमा के लोग हैं वो प्रखंड कृषि पदाधिकारी का पद पर काबिज है और 1 वर्षों से नहीं विगत 30 वर्षों से। और ये विभाग के लोग जो हैं उनको प्रोन्नति देखी, जबकि प्रखंड कृषि पदाधिकारी या कृषि निरीक्षक का जो पद है वो बीएससीएजी का है, नहीं कि मैट्रिक का, इंटर का। हम लोगों ने इस संबंध में विभागीय सचिव, निदेशक महोदय का ध्यान आकृष्ट कराया है और संबंधित साक्ष्य भी दिया है। इन साक्ष्यों के अलावा हमने माननीय मुख्यमंत्री महोदय और निगरानी विभाग के अपर मुख्य सचिव महोदय को भी अनुरोध किया है कि इस घोटाले के उजागर हो जाने के बाद यह भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। इस उजागर होने से ये सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति है वो लगेगी कि हाँ सही में लागू की जा रही है। इस अनियमितता की जानकारी न सिर्फ विभाग में बैठे अधिकारियों को है बल्कि कृषि मंत्री को भी है, क्योंकि बिहार कृषि अधीनस्थ सेवा संवर्ग के तहत प्रखंड कृषि पदाधिकारी के पद पर प्रमोशन देने को कोर्ट ने भी गलत करार दिया था। बावजूद कृषि विभाग ने न्यायालय के आदेश के विरुद्ध प्रोन्नति देने का काम किया है। इतना ही नहीं, नियमावली के विरुद्ध गैर कृषि स्नातक अयोग्य लोगों को बीएओ और कृषि निरीक्षक बनाने को लेकर वित्त विभाग ने 10 जुलाई 1997 को कृषि विभाग को पत्र जारी कर इसे गलत प्रोन्नति करार देते हुए पैसे रिकवरी का आदेश दिया था। बावजूद न तो प्रोन्नति रद्द की गई न ही पैसे रिकवरी किए गए। अनियमितता के सवाल पर कृषि मंत्री प्रेम कुमार की सुनिए, जो सवाल पूछने पर कहते हैं कि पता करवाता हूँ। हम समीक्षा कर लेते हैं, समीक्षा करने के बाद देखते हैं जाकर के जो नियम संगत होगा वही काम किया जाएगा। कहीं नियम का उल्लंघन किया होगा समीक्षा करके अधिकारियों पर कार्रवाई भी की जाएगी। स्नातक और तकनीकी डिग्री वाले कृषि समन्वयक तो मैट्रिक पास बना दिए गए साहब। ये सरकार की मेहरबानी नहीं तो फिर क्या है। उम्मीद है न्यूज 18 ने इसका खुलासा किया है। सरकार की जल्द नींद खुलेगी और गलत रूप से प्रोन्नत हुए अधिकारियों की प्रोन्नति भी रद्द होगी। कैमरामैन नीलमणि के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। उधर पटना में एक कांग्रेस नेता की ओर से मुख्य चौराहे पर एक बड़ा पोस्टर लगाया गया है और इस पोस्टर में पार्टी नेता संजीव कुमार सिंह ने खुद को बिहार का अगला मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बता दिया। संजीव कुमार सिंह खुद को कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय नेता बता रहे हैं। पोस्टर में लोगों से अपील की गई है कि इन्हें बिहार का अगला मुख्यमंत्री बनाएं और कांग्रेस पार्टी को बिहार में जिताएं। पोस्टर का जायजा लिया हमारे सहयोगी संजय कुमार ने। इस पोस्टर को जरा ध्यान से देखिए आप। संजीव कुमार सिंह नाम जो व्यक्ति हैं उनकी तरफ से पोस्टर लगाया गया है। संजीव कुमार सिंह अपने को कांग्रेस का राष्ट्रीय नेता बताते हैं, एआईसीसी, और ये साथ ही अपने को एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के नाम से इन्होंने अपना परिचय दिया है और साथ ही इन्होंने अपना फोन नंबर दिया है। इस पोस्टर की सबसे बड़ी बात यही है कि इन्होंने इस पोस्टर में अपने को बिहार का अगला मुख्यमंत्री घोषित कर दिया है। संजीव कुमार सिंह को लोगों से अपील किया कि वो संजीव कुमार सिंह को अगला मुख्यमंत्री बनाए बिहार का और कांग्रेस पार्टी को बिहार में जिताएं। उन्होंने यह वायदा किया है लोगों से कि वो बिहार के सभी जिलों में उद्योग लगाएंगे और युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाएंगे। यानी संजीव कुमार सिंह जो कांग्रेस के नेता खुद को बता रहे हैं, उन्होंने अगले मुख्यमंत्री के तौर पर अपने को घोषित कर दिया गया। ये जो पोस्टर है यह इस बात को प्रमाणित करता है कि बिहार में महागठबंधन के अंदर जो रस्साकसी चल रही है वो अब तक थमी नहीं है। कांग्रेस की तरफ से ये जो पोस्टर है यह इस बात को साबित करता है कि महागठबंधन की राजनीति जो है वो लगातार उबाल पर है और नेता आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर लगातार करते नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन दीपक के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना।
तो खुद को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बताने वाले तथाकथित कांग्रेस नेता संजीव कुमार सिंह को पार्टी ने ही उनकी हैसियत दिखा दी है। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौर का कहना है कि संजीव कुमार सिंह एक फर्जी व्यक्ति है। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय नेता और कार्य समिति का सदस्य होना तो दूर की बात है, वो कांग्रेस के प्राथमिक सदस्य भी नहीं है। पार्टी ने उन पर कानूनी कार्रवाई की बात कही है। पार्टी के नेता कहे जाने वाले संजय कुमार सिंह अपने आप को एआईसीसी सदस्य और वर्किंग कमेटी के सदस्य कहे जाते हैं। यहाँ तक वो कांग्रेस पार्टी के प्राथमिक सदस्य भी नहीं है। मुझे लगता है कि वो कोई सिरफिरा है जिसको हम में से कोई नहीं जानते, जो अपने आप को भावी मुख्यमंत्री को उम्मीदवार करके पटना में पोस्टर लगाए हैं। अगर अतीश सिंह को अपना पोस्टर को पटना से नहीं हटवाते हैं तो कांग्रेस पार्टी उन पे कानूनी कार्रवाई करेगी। और इधर केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने दावा किया है कि मुजफ्फरपुर में 85 करोड़ की लागत से बन रहा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल 30 जून तक बनकर तैयार हो जाएगा। मुजफ्फरपुर में न्यूज 18 ने एसकेएमसीएच में बन रहे इस हॉस्पिटल निर्माण का रियलिटी टेस्ट किया। काम की गति और तरीके से नहीं लगता कि मंत्री जी की घोषणा पूरी हो पाएगी। अब तक भवन निर्माण का काम पूरा नहीं हुआ है और जो रियलिटी टेस्ट के लिए न्यूज 18 की टीम जैसे ही वहां पहुंची कि निर्माण कंपनी के अधिकारियों ने गेट बंद करवा दिया और खुद छिप गए। काफी समय तक आवाज लगाने के बाद कोई गेट तक बात करने नहीं आया। कार्यस्थल पर निर्माण सुरक्षा मानकों के भारी खिलवाड़ किया जा रहा है और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बाहर से लेकर अंदर तक काम कितना अधूरा है और कितना काम बाकी है। साइट इंचार्ज भी इस दावे के साथ ये नहीं कह पा रहे कि 30 जून तक काम पूरा हो पाएगा। क्या स्थितियां हैं, कैसे कैसे ये कब से बनना शुरू होगा, कब तक तैयार होगा? बनना तो 2016 से है, लेकिन अभी थोड़ा सा लेट हुआ है लॉकडाउन के चलते। लेबर सब भाग गई। अभी हम फिर प्रयासरत हैं उनको बुलाने के लिए और बुला रहे हैं। वो जो जैसे से आ रहे हैं सारा लेबर हम करा रहे हैं। अभी तक क्या क्या वर्क हो चुका है? सिविल का काम खत्म है, लगभग टाइल वगैरह का हो गया है और लिफ्ट का हो रहा है, थोड़ा सा बाकी है। राज्य मंत्री जो सेंट्रल है उनका डेडलाइन निकला है जो जून तक उसको हैंडओवर कर देना है। अगर वो हैंडओवर हो जाता है तो अच्छी बात रहेगी अपने शहर के लिए, नॉर्थ बिहार के लिए। क्या लगता है, जैसे निर्माण कार्य तो शुरू हुआ था 16 में, नहीं लगता है जब पूरा हो जाएगा जून तक, लेटेस्ट मिड जुलाई तक निश्चित शुरू हो जाना चाहिए। भारत सरकार के देखरेख और मार्गदर्शन में चल रहे इस कंस्ट्रक्शन साइट पर आप देख सकते हैं कि मजदूरों की जिंदगी से किस तरीके से खिलवाड़ हो रहा है कि यहाँ किसी भी मजदूर के सर पर कोई सेफ्टी कैप नहीं है। उनके बच्चे ही हैं और जो भी मजदूर यहाँ काम कर रहे हैं उनके पास कोई भी सुरक्षा के मानक यहाँ उनको उपाय नहीं दिया गया है और मीडिया के आने के बाद यह दरवाजा बंद कर दिया गया है। तो आप देख सकते हैं कि सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के निर्माण में किस तरीके की अंदर अनियमितता या धांधली बढ़ती जाती होगी, उसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मीडिया के पहुंचते ही यहाँ के लोगों ने यहाँ जो ये साइट है इसको पूरी तरीके से बंद कर दिया है और कोई भी बात करने के लिए यहाँ तैयार नहीं है। लाखों प्रवासी बिहारियों के आने के बाद बिहार के शहरी इलाकों पर दबाव बढ़ सकता है, क्योंकि जिस हिसाब से लोग आ रहे हैं उसके अनुपात में दूसरे राज्यों में जाने वाले बिहारियों की संख्या बहुत ही कम होगी। ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी कृषि ही रोजगार का प्रमुख साधन है और वैसी स्थिति में लोग रोजगार के लिए शहरों की तरफ भागेंगे। देखिए, जो रिवर्स माइग्रेशन हो रहा है बिहार में, ये जिन कारणों से बिहार को छोड़ के गए थे, जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं था, आज भी वो कारण बिहार में उपस्थित है। बिहार के जाने माने उद्योगपति सत्यजीत सिंह का मानना है कि लॉकडाउन में लाखों लोग बिहार लौट रहे हैं। ये लोग जिस कारण से बिहार को छोड़कर गए थे वो कारण आज भी बिहार में मौजूद है। बिहार सरकार भले ही दावा कर ले, लेकिन उद्योग जगत की स्थिति अभी भी बदहाल है। कोई बड़ा उद्योग बिहार में नहीं लगा है। ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी रोजगार का प्रमुख साधन कृषि ही है। तो ये जो 50 से 60 लाख लोग आ रहे हैं जो ग्रामीण परिवेश में है, ग्रामीण क्षेत्रों में जा रहे हैं, तो इनके लिए सबसे बड़ी जो समस्या है ये है इनके लिए रोजगार सृजन करना। बिहार में पिछले 15 साल में इंडस्ट्री पर ऐसा जोर नहीं दिया गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन पर, जो कि कहीं स्कोप है। अभी इंडस्ट्री के पास 1 से 1.25 लाख लोगों को एम्प्लॉय करने का जगह है, वो ऑलरेडी भरा जा चुका है। आंकड़ों के मुताबिक विभिन्न सेक्टरों में सरकारी और गैर सरकारी रोजगार सृजन किया गया है, जो लगभग 6,05,000 के आसपास है। लेकिन बिहार आने वाले श्रमिकों की संख्या इससे कई गुना ज्यादा है। फिर भी बिहार सरकार की योजना
और विकास मंत्री ये दावा करते हैं कि बिहार आने वाले सभी प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने में राज्य सरकार सक्षम है। श्रम मंत्री का दावा ये भी है कि केंद्र सरकार की मदद से सबों को रोजगार देने में हम सक्षम हैं। जो हमारे प्रशासनिक पदाधिकारी है, सारे के सारे सूची बनाया जा रहा है कि किस तरह से कौन कौन रोजगार में कौन सक्षम है, किस स्किल में स्किल है वो, तो उसी के आधार पर हम लोग जैसे जिस रोजगार में वो सक्षम है, जिसका ट्रेंड है जिसके लिए, उसी में हम लोग भी बिहार सरकार हर समय कोशिश करेगी उन्हीं में रोजगार दे हम लोग। माननीय प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी की जो योजना है, जो नीति बना रहे हैं और जिस तरह से वो कोऑपरेट कर रहे हैं, उनको स्किल्ड सर्वे के माध्यम से स्किल्ड कर करके भी और उनके अनुभव को देखते हुए हम लोग रोजगार का सृजन के लिए शहरी क्षेत्र के दायरा को बढ़ाएंगे। सरकार के इन दावों पर भरोसा कर भी लें तो ज्यादातर रोजगार ग्रामीण इलाकों में मनरेगा योजना के तहत दिलाए जाएंगे, लेकिन ऐसे लाखों कुशल श्रमिक बिहार लौटे होंगे जो अपने कार्यों में दक्ष हैं। ऐसे मजदूर शायद ही कृषि पर आधारित काम कर पाएं। वैसी स्थिति में ये लोग रोजगार के लिए बिहार के शहरी क्षेत्रों की ओर कूच करेंगे। लेस देन 20% अर्बन एरिया है, 80% आपका ग्रामीण क्षेत्र है, तो 60 से 70 लाख लोगों को अर्बन सेंटर में इसको एब्जॉर्ब करने की ताकत बिहार की इकोनॉमी में नहीं है। एक जो समस्या है कि रूरल से जब अर्बन में लोग आवेंगे तो अर्बन सेंटर पर भी प्रेशर पड़ेगा। बिहार में आने वाले महीनों में समस्या और बढ़ सकती है। कोरोना संकट के साथ अगले महीने मानसून आने वाला है। बिहार के कई क्षेत्र भीषण बाढ़ से प्रभावित होंगे, जिस कारण निर्माण से जुड़े कई कार्य बंद होंगे। साल के अंत में होने वाले चुनाव का असर सरकारी कार्यों पर पड़ेगा। इन तमाम चुनौतियों से पार पाना बिहार के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। पटना से न्यूज़ 18 के लिए आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। तो कोरोना काल में दूसरे प्रदेशों से लौट रहे मजदूरों को रोजगार देने के लिए मुख्यमंत्री बार बार संकल्प दोहरा रहे हैं, लेकिन मुजफ्फरपुर में सरकारी विभाग सीएम के संकल्प को ठेंगा दिखाता है। सवाल पूछने पर अधिकारी बदसलूकी करते हैं। कोरोना काल में लाखों की संख्या में लौट रहे प्रवासियों पर बेरोजगारी की तलवार लटक रही है। सूबे के सीएम बार बार घर में ही काम देने का संकल्प दोहरा रहे हैं, लेकिन मुजफ्फरपुर से ऐसी तस्वीर सामने आई है जो आपको हैरान और परेशान कर देगी। कांटी थाना के पोखरेरा गांव में जनजीवन हरियाली योजना के तहत एक बड़े पोखर में खुदाई का काम चल रहा है, लेकिन संकट के इस दौर में भी ये काम जेसीबी मशीन से कराया जा रहा है, जबकि इसी तालाब के पास मजदूर परिवार काम के अभाव में भूखे दिन काट रहा है। जी सर, हम लोग 2.5-3 महीना से यहाँ पे है। लॉकडाउन जब से है तब से यहाँ पे 5 परिवार लेकर के भूखले मर रहे हैं सर। काम धाम कोई काम धाम नहीं हो रहा है सर। काम मांगे है, बोला कि जब बाद में होगा काम। अभी नहीं दिया है। अभी मशीन चल रहा है। हाँ। क्या देखते हैं? ट्रैक्टर सब खाली माटी कोड़ाता है बस। दरअसल ये सब कुछ अधिकारियों की मिलीभगत से चल रहा है, क्योंकि सवाल पूछने पर जेसीबी के चालक से लेकर कांटी बीडीओ भी बदसलूकी पर उतर आती है। क्या काम हो रहा है जेसीबी से? ओ भैया, क्या काम जेसीबी से हो रहा है, कुछ बताइए ना। आप देख नहीं रहे? पोखरी खुदाई हो रहा है। आप देख नहीं रहे हैं? जैसे कुछ बताइए ना। दिखाई दे नहीं। रोजगार सृजन को लेकर जो प्रवासी मजदूर आ रहे हैं उसमें क्या कुछ कार्यक्रम कैसे कैसे हो रहा है कांटी में? पहले इसको रखिए, उसको पहले समझ दी, उसके बाद पहले इसको रखिए, उसको पहले समझ दी, उसके बाद वही जेसीबी चल रहा है, एक मजदूर वहाँ नहीं है। देख लेते हैं, देख के पीओ को, एक परिवार भी है, देख के पीओ को हम इस संबंध में अपेक्षा करते हैं। इस पूरे मामले में नगर विकास मंत्री सुरेश शर्मा ने जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की बात कही तो विपक्षियों को बैठे बिठाए एक मुद्दा मिल गया। ये सब सरासर गलत है। अभी जो मजदूर को हमको काम देना है, जो मुख्यमंत्री जी के और जो निर्देश है उस निर्देश के हिसाब से माने मुख्यमंत्री सरासर गलत और उनके सभी पदाधिकारी गलत काम कर रहे हैं। ये गलत है। ऐसे लोगों पर कानूनी पहल होनी चाहिए जो जेसीबी से, क्योंकि हमें उसको मनरेगा के तहत उनको जॉब देना है, समझे ना। और जेसीबी जब हमारे पास जॉब मिलेगा, जेसीबी एक जेसीबी 50-100 मजदूर का काम कर देता है।
लॉकडाउन में जिले में हजारों हाथ खाली बैठे हैं। प्रवासियों के आने का सिलसिला जारी है। ऐसे जिले के कई इलाकों से भी जेसीबी से मिट्टी खुदाई चल रही है। अगर समय रहते इस पर लगाम नहीं लगी तो गरीब मजदूरों के पेट का सवाल सरकार के लिए सिरदर्द बन जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए मुजफ्फरपुर से सुधीर कुमार की रिपोर्ट। उधर भोजपुर में आहर की खुदाई में हो रही मनमानी से नाराज किसानों ने जमकर विरोध किया है। मामला चरपोखरी थाने के मझियाव गांव से जुड़ा है, जहां जल जीवन हरियाली योजना के तहत गांव में हो रहे आहर की उड़ाही में अनियमितता देख आसपास के किसान आक्रोशित हो गए। कार्यस्थल पर नारेबाजी शुरू हो गई। नाराज किसान आहर उड़ाही में भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं। किसानों का कहना है कि ठेकेदार और बिचौलियों की मिलीभगत से इस योजना को पलीता लगाया जा रहा है। खुदाई हो रही है आहर की, उसकी सफाई उसकी योजना के अनुसार, एस्टिमेट के अनुसार नहीं हो रहा है। आहर में बहुत सारे ग्रामीण जनता लोग भर लिए हैं, उसको अनदेखी करके चला जा रहा है ठेकेदार द्वारा। मिट्टी की कटाई उस ढंग से नहीं की जा रही है जितना चाहिए। इस योजना में मनमानी ढंग से ठेकेदारों द्वारा लूट खसोट मचाया गया है। न धरातल पे कोई योजना है, न धरातल पे कोई कार्य है। आक्रोश है कि बिहार सरकार के द्वारा आहर की सफाई हो रही है और इसमें आहर जितना है उतना नहीं काटा जा रहा है। कुछ लोग पेड़ लगा दिए हैं, कुछ लोग जमीन भर करके दखल। और पूर्णिया के मक्का किसानों के सामने अब जिंदगी और मौत का सवाल उठ खड़ा हुआ है। एक तो कोरोना के कारण किसान परेशान हैं, दूसरी तरफ आंधी तूफान ने मक्का की फसल को चौपट कर दिया। किसानों ने कर्ज लेकर मक्का की खेती की थी, लेकिन सारा पैसा डूब गया। किसानों का कहना है कि अब आत्महत्या के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। सर, किसान का हालत तो बहुत खराब है। एक तो प्रकृति का मार है, दूसरी लॉकडाउन है, और तीसरी बात है कि जो सो इसका कोई रेट ही नहीं है। ये 10,000 रुपया कुंटल में मकई कहता है लेने के लिए, वो हम लोग कैसे दे देंगे? बहुत मेहनत करके उपजाए हैं। जो सरकार की समर्थन मूल्य 1750 रुपया कुंटल की दर से है, वो हम लोगों को यहाँ ग्रामीण में नहीं मिल रहा है, जो कि 1000 साढ़े 1100 के भाव में हम लोगों को। खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।